Assalamualaikum. Good morning, everybody. And what a morning! What a morning in Islamabad. In Islamabad, absolutely. भाई क्या बारिश हुई है? बताएं. मूसलाधार, धुआंधार. माशाल्लाह. और कुछ बारिश हुई है. बारिश हुई है रावलपिंडी इस्लामाबाद में. नाला नदी में पानी की सतह बुलंद हो गई है. कितने दिन हो गए थे इस साल हमने ये लाइन बोली ही नहीं थी, बताया ही नहीं था आपको. हाँ, नाला नहीं, क्योंकि वो काफी मैनेज हो गया था. मैनेज भी हो गया, उस पे आपको पता है अपग्रेडेशन का काम भी हुआ है, लेकिन फिर बिल आखिर वहाँ पानी की सतह बुलंद हुई है. नाला लई का तो जिक्र आपने ऐसे किया कि जैसे हम कोई रावी की बात कर रहे हैं. कटारिया के मकाम पर पानी की सतह भी 22 फुट से तजावुज कर गई है. नाला लई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए. रेस्क्यू हाई अलर्ट है. नाला लई के आसपास आबादी को ये कह दिया गया है कि आप जरा थोड़ा सा अपने घर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए. सात का बाद ढोकलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल हो गया. मरी रोड और रावल रोड पर भी पानी जो है वो सड़कों पर जमा था. मतलब कोई ऐसी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है. गोलड़ा में सबसे ज़्यादा 113 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड जो है वो की गई है. और ज़रा फुल स्क्रीन दिखाए ना कुछ हम और अगर आवाज़ हो इसकी यहाँ कराची में बैठे ज़रा इस बारिश को के एंजॉय ले लें. साउंड फॉर दिस रेन और नो? यस. वाह अब्दुल्ला, अच्छी बात आपने याद दिलाई. साउंड ना होना तो फिर मज़ा नहीं आता. और अभी माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है. यू नो व्हाट, इट्स रियली ब्यूटीफुल वेदर इन कराची ऑल्सो. इट हैज़ बीन ओवरकास्ट एंड क्लाउडी फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज. इवन टुडे इट्स ऑल ग्रे अच्छा लगता है हमें इधर. हाउएवर अगर ऐसी आवाज़ भी आ जाए कोई बारिश की तो क्या ही बात है. मज़ा तो बाला हो जाए. लेकिन अच्छा, नाला लई पे जो सायरन बजाए गए थे ना, वो भी सुन लीजिए. साउंड हम सुना ही रहे हैं आपको. तो मुझे बड़े अलार्मिंग लगते हैं. एंड दैट इज़ हाउ इट्स सपोज्ड टू बी, टू अलार्म यू. लेकिन वैसे आपने जो एक ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आया था ना बारिश की आवाज़ सुन के, वो हमने सायरन बजा के तहस नहस कर दिया. सॉरी अबाउट दैट. क्या हो सकता है. लेकिन बारिश की जो आवाज़ है वो एक्चुअली आपके नर्व्स को काम डाउन करने में बड़ा मददगार साबित होती है. लेकिन चले वो तो हमने आपको बता दिया. एक और आपको खबर देते हैं कि आज पेट्रोल जो है ना वो आपको 1 रुपये और 70 पैसे फी लीटर सस्ता मिलेगा. कैसा रहा? नोटिफिकेशन जारी हो गया. अच्छा, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स थे उनके साथ हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे. पेट्रोल पंप वाले और डीलर्स एसोसिएशन वाले भी कुछ नाला थे. पेट्रोल की नई कीमत 325 रुपये 92 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे का इजाफा किया गया है. सो डीजल इज 382 and 25 पैसा. मट्टी का तेल भी आपको बताते रहते हैं. ऊपर नीचे बात चल रही है. डीजल की लेवी में 2 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है. डीजल पर लेवी 76 रुपए 28 पैसे फी लीटर है. डीजल पर लेवी 76 रुपए 28 पैसे है. पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर बरकरार है. उधर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है. उन्होंने कहा है कि मुनाफा हमारा 8% करें. एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदाबख्श ने कहा है कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे. उधर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने अलग एहतजाज की कॉल दी हुई है. इधर पेट्रोल पंप वाले अलग कह रहे हैं कि अगर 72 घंटे आपके पास हैं, अगर पेट्रोल पंप वालों ने बेसिकली 2 हफ्ते का वैसे वक्त दिया था, लेकिन अब जो है दे डोंट हैव एनी टाइम एनी मोर. अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्ट्स वालों के हवाले से भी आपको बता दें कि मुल्क भर में जारी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज 5वां दिन चल रही है और मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई सब मुतासर हो रहा है. एब्सोल्युटली. और जो कि हम पहले ही बात कर रहे थे. अच्छा, ये सारी चीज़ें मतलब जो फल सब्जी आपको पता है इधर से उधर हर चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है. एवरीथिंग अराउंड द कंट्री इज ट्रांसपोर्टेड. अगर वही हड़ताल पे बैठ जाएंगे तो उसके बाद जो चीज़ें पहुंचेंगी अव्वल तो उनकी कीमतों का क्या हाल होगा और उसके बाद कब तक ये हड़ताल चलेगी. तो ये भी बहुत ही आई मीन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग. अब ये सिलसिला जो है ये जारी है. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल के सिस्टम के खात्मे के बुनियादी नुक्ते समेत मुख्तलिफ मुतालबात लिए मुल्क भर में सामान और तेल की तरसील करने वाले ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो हड़ताल पे हैं. और कल उनका हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का चौथा राउंड था, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे और हुकूमती वुज़रा के दरमियान लंबी बातचीत हुई. उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद वज़ारत मवासलात का कहना है कि मुज़ाकरात में तय पाने वाले फैसलों को हतमी शक्ल दे दी गई है. मौजूदा मुल्की हालात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने मुकम्मल मंजूरी तक पहिया जाम रखने का ऐलान किया है. ये सुने. हम हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं मुतालबात को तस्लीम करें और ग्राउंड के ऊपर अमली तौर पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आनी चाहिए. जब तक ऐसा नहीं होता सिर्फ यकीन दहानियों की बुनियाद पे हम किसी सूरत हड़ताल खत्म नहीं करेंगे. ये हड़ताल हमारी गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी.
अच्छा, इसके बाद ये तो आपने सुन लिया, रात गए दोनों अतराफ की पोजीशन जो है कुछ बदली और ज़राए बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो एक हफ्ते या 15 दिन तक और टोल टैक्स 1 साल तक ना बढ़ाने के दरमियानी रास्ते पर इत्तेफाक हुआ, जिसके नतीजे में जल्द हड़ताल जो है वो ख़त्म हो सकती है। अभी भी ख़त्म नहीं हुई लेकिन लग रहा है लेकिन पेट्रोल की कीमतों में अभी भी रोजाना की बुनियाद पर रद्द-बदल किया जा रहा है। कुछ ट्रांसपोर्टर्स के साथ अपैरेंटली ये बताया गया था कि ये बात तय हुई है कि अब पेट्रोल की बुनियाद पर कीमतों में फोर्टनाइटली जैसे पहले किया जाता था उस तरह, या फिर उसके बाद हफ्तावार आ गए थे उस तरह से इजाफा किया जाएगा। रियाज आंधी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, अवान ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। बिल्कुल, लाहौर से ज्वाइन किया है। सो हम पहले कराची चलते हैं और रियाज से जानते हैं। रियाज बताइएगा, इत्तलात तो यही आ रही थी कि मामला तय पा गए हैं और हुकूमत मान गई है कि अब ये रोजाना की 24 घंटों के बाद जो तब्दीली होती है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में वो नहीं होगी। पहले जो हफ्तावार पे बात तय हुई थी, फोर्टनाइटली पे बात तय हुई थी, क्या हुआ था? बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि महीने के ऊपर जाएं, गवर्नमेंट जो है शायद 15 दिन के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका एक मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो कुछ कह रही है वो वर्बली ना कहे, ना ही वो रिटर्न में दे, वो उसका नोटिफिकेशन जारी करे एंड वो इसके ऊपर बिल्कुल कायम है। इसी वजह से आज 5वें रोज़ भी जो है वो हड़ताल का माहौल तो है इस वक्त एंड उनकी डिमांड यही है कि हुकूमत जो भी बात करती है वो उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करे। एंड सिर्फ प्राइसेस की बात नहीं है, टोटल 19 मुतालबात हैं, उसमें एक्सल लोड है, उसके अंदर जो है ड्राइवरों की लाइसेंसिंग की बात है, दियत की बात है एक्सीडेंट होने की सूरत में, तो मुख्तलिफ है चीज़ें। टोटल 19 इनके मुतालबात हैं एंड अभी तक जो हमारी इत्तलात है वो तो यही है कि डेडलॉक अभी तक है। अच्छा, आपकी इत्तलात ये है कि डेडलॉक अभी तक बरकरार है। अच्छा इरम, आप ज़रा लाहौर का अहवाल दें, वहाँ भी कोई बातचीत हो रही है और सिचुएशन क्या बनी हुई है? मतलब आपको किसी कमोडिटीज़ जो होती हैं कॉमन, ख़ासतौर पे फल फ्रूट इस किस्म की चीज़ों की भी आपको कुछ लग रहा है कि प्राइसेस वगैरह बढ़ी हैं या फिर नहीं दस्तयाब? जी बिल्कुल ऐसे ही, आज 5वां रोज़ है इनकी हड़ताल का। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया था जो कि अभी तक चल रही है। पहिया जाम हड़ताल है गुड ट्रांसपोर्टर्स की। तो कुछ यहाँ पर जो अड्डे हैं, ट्रक जहाँ पर खड़े हैं, मिनी मज़दा खड़े हैं, वो जो कि तो खड़े हैं। यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई बुकिंग नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं है ट्रकों की। इसके अलावा यहाँ पर ये देखा गया है कि इन 5 दिनों में थोड़ा जो सब्जियों पर इफ़ेक्ट आया है वो तो देखने में आ रहा है। जैसे सब्जियां जो कुछ हैं वो 2 से 3 रोज़ तो निकाल जाती हैं, लेकिन अभी तक जो है ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है, लेकिन उस तरह से सब्जियां भी नहीं आ रही, फ्रूट भी नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से थोड़ी महंगाई भी देखने में आ रही है। कल ही हमने विज़िट किया था सब्ज़ी मंडी का, तो जो व्यापारी हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं, कहते हैं कि कुछ ट्रक तो आ रहे हैं लेकिन जो आते हैं उनको हम डबल किराया पे करते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें आएंगी वो ऑब्वियसली महंगी भी होंगी और आगे जब मार्केट में जाएंगी तो लोगों को भी वो जो है वो महंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा उनका ये कहना है, जो मिनी मज़दा एसोसिएशन वाले हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो पहिया जाम हड़ताल है उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, अरबों का नुकसान उनका रोज़मर्रा का हो रहा है, जिसकी वजह से जो आम ड्राइवर है वो भी खासा परेशान है कि घर के मामलात कैसे चले, क्योंकि डीज़ल की कीमतें जो हैं उनका यही मुतालबा है कि उसकी रद्दोबदल 1 महीने के बाद की जाए, चूँकि रोज़ इसकी कीमतों में रद्दोबदल होती है। तो उनका तो पहला मुतालबा यही है। दूसरा मुतालबा उन्होंने ये बताया कि हमारे जो टोल टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो एक ट्रक को जो टोल टैक्स पड़ता है वो उनकी जो रेंज में नहीं आता है, जिसकी वजह से उनको खासी मुश्किल भी पेश आती है। जी बिल्कुल, ये वो मुतालबात रख चुके हैं, इस पर मुज़ाकरात भी हुए, कई अदवार हो चुके हैं। अशरफ मलखम भी हमारे साथ हैं इस्लामाबाद। अशरफ साहब, आप बताइएगा, इत्तफाक राय कुछ हुआ था, नहीं हुआ था? ये कह रहे थे महीने बाद ही कीमतों में रद्दोबदल किया जाए। हुकूमत का क्या इसरार था? हुकूमत ने तो अभी आपको पता है रोज़ाना की बुनियाद पर यह फैसला करना शुरू कर दिया है। सो एग्जैक्टली किस बात पर इत्तफाक राय हो गया था और अभी डेडलॉक क्या है? और फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट मतलब कीमतों पे हम बाद में आएंगे। इस पे दोनों तरफ से कल मेरी बात हुई थी, हुकूमत से भी और जो मुज़ाकरात करने वाली टीम थी उनसे भी। हुकूमत का तो यही कहना था कि हमारे इनसे मुज़ाकरात हो गए हैं और जामे तफसील से गुफ्तगू हुई और उस पर यकीन दहानी हमने इनको करवा दी है, कमेटी बन गई है, इनके मुतालबात जो हैं जायज़ मुतालबात उनको हम मानेंगे। लेकिन जब हमने ट्रांसपोर्टर्स ओनर एसोसिएशन ने उनसे बात की, उनका कहना था कि हमें किसी बात पे हमारा इत्तफाक नहीं हुआ, हमसे वादे तो जरूर किए जा रहे हैं लेकिन पर अमल दरामद की कोई बात नहीं है। खासतौर पर जो बड़े मुतालबे जिनका कल जिक्र तक नहीं हुआ, हुकूमती तरफ से जो हैंड आउट आया था
उनका कहना था हम पे 2% विद होल्डिंग टैक्स है, इसकी शराब बहुत ज्यादा है, इसको कम किया जाए। इसके साथ एक बड़ा मामूली सा मुतालबा था, अगर किस किस्म की पेशरफ्त होती उसी को मान ली जाए। तो उनका कहना था कराची में हमें पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है, बहरी टाइम अमूर से कहा गया था कि हमें पार्किंग के लिए कोई जगह दे दी जाए, जाके दूर जाके हमें मुख्तलिफ सड़कों पे ना खड़ा होना पड़े, जिसकी वजह से शहरियों को प्रॉब्लम होते हैं और जो ट्रैफिक पुलिस है वहाँ की वो भी तंग करती है, उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं होती। दूसरा आपने कहा कि उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो तो पेट्रोलियम की मसनूआत को रोजाना की बुनियाद पर जो लोग तय किया जाता है उसको खत्म करके महीने की बुनियादों पर तय करने का उनका मुतालबा है। इसके लिए हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हुकूमत की तरफ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका बहुत प्रेशर है कि आप महीने बाद या 15 दिन बाद इवन के हफ्ते बाद अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करती हैं तो उसमें बहुत नुकसान होता है। हमें तो रोजाना की बेस पर कीमतों में उतराव होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं, ये भी ये कह रहे हैं कि हमें रोजाना की बेसिस पे नुकसान हो रहा है। उधर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुतालबात भी अगर देख लें तो क्या इन दोनों का कीमतों के तयन के लेकर यही मुतालबा है कि रोजाना की बुनियाद पर ना किया जाए, यानी दो तरफ से प्रेशर है क्या एक ही चीज का? तो दो तरफ से प्रेशर है। तो पेट्रोल पंप मालिकान जो एसोसिएशन उनका भी यही कहना है कि हम आप रोजाना की बुनियाद पर छोड़ के तो कम से कम 15 दिन बाद तय करें, जैसा कि पहले हो रहा था। लेकिन जो इम्पोर्ट करने वाली ऑयल कंपनी है उनका दबाव बहुत है। उनके कहने पे हुकूमत ने जो रोजाना की बुनियाद पर फैसला किया, दो साइड ऐसी हैं, एक पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, दूसरे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओनर्स हैं। दोनों का कहना है कि हमसे प्राइसेस रोजाना की बुनियाद पर कैलकुलेट ही नहीं होती, ना हम रोजाना की बुनियाद पर खरीद सकते हैं। हमें तो इसको एक मुस्तकिल चाहिए, हफ्ते बाद कम से कम हफ्ते बाद, जब 15 दिन बाद वो कह तो महीने का रहे, लेकिन अगर उससे हुकूमत बात करे कि जो वादा करे शायद वो 15 दिन पे राजी भी हो जाए। सबसे बड़ा मुतालबा तो यही है। दूसरे दो मुतालबा जो उनके मोटरवेज और शहराज से मुतालिक हैं, उनमें एक मुतालबा उनका जो बिल्कुल हुकूमत ने उसका कहा नहीं दरे ना दरने भी नहीं चाहिए, खैर वो है कि ट्रैफिक रूल की वायलेशन पे जो जुर्माने होते हैं उनकी रकम बहुत ज्यादा है। उस पर तो किसी ने बात ही नहीं सुनी उनकी। शायद आप ये भी बात नहीं कर रहे, जिन्होंने पहले दिन जो लिख के तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत को दिए थे उसमें ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह का ज्यादा होना भी शामिल था। लेकिन जो टोल की बात है उस पर जरूर इतनी की उनको तसल्ली दी गई है, उसमें इस साल मजीद इजाफा नहीं होगा। लेकिन जो पहले ही जो आम शहरियों के लिए भी एक मसला है, और दूसरी ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन जो कमर्शियली बसें या दूसरी गुड्स एसोसिएशन गुड्स ट्रांसपोर्ट चलती है उनके लिए भी इस वक्त टोल की शरह जो बहुत ज्यादा है। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि ग्रीवेंसेस तो इनके बहुत हैं, और जिस तरह बता भी रहे थे अभी इससे पहले कि मतलब ड्राइवर्स के लाइसेंसेस और उसके बाद एक्सीडेंट इंश्योरेंस टाइप इस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने प्राइसेस की आड़ में बात की है। ये जो ऑब्वियसली डेली प्राइसेस ऊपर नीचे जाना है, डेडलॉक है वो यही है कि पेट्रोल की प्राइसेस का तयन नहीं तो फिर क्या बाकी अपने मुतालबात भूल जाएंगे? फिर नहीं, बाकी नहीं भूलेंगे, यही है। बाकी जो छोटी-छोटी चीजें वो तो मैनेज हो ही जाएंगी। और कराची में पार्किंग का इशू है, वो तो मेजर इशू है जिससे जाहिर है आवाम भी मुतासिर होते हैं। वो रियाज हमें बता सकते हैं। जी रियाज, डू यू हैव एनी इन्फो कि ये जो कराची में पार्किंग का इशू है ये एक्चुअली है क्या? और फिर अब सप्लाई तो मुतासर है, कराची की मंडियों तक या बाजारों तक जो माल पहुंच रहा है, किस चीज़ की क्या कीमत है और क्या शॉर्टेजेस नज़र आ रही हैं फाइनली? आज जो सब्जी मंडी से अपडेट है वो तो ये है कि सप्लाई आज ज़्यादा बेहतर रही है कल के मुकाबले में, और कीमतें आज शायद कुछ कम हो कराची के अंदर एटलीस्ट। उसकी वजह यह है कि जो छोटी शहजोर गाड़ियाँ हैं जो इस स्ट्राइक के अंदर शामिल नहीं है वो कंटिन्यूसली सप्लाई दे रही है। तो जो एंड एज फार एज टमाटर इज़ कंसर्न तो वो वैसे शॉर्ट था, वो ईरान से आ रहा है तो उसके ट्रक पहुंच रहे हैं, तो वो अपने ही ट्रकों में आ रहे हैं ना। एक प्याज की कीमत है जो बढ़ रही है, उसकी एक वजह यह है कि वो इस स्ट्राइक की वजह से नहीं बढ़ रही, वो पहले से बढ़ रही थी, और उसकी वजह जो है एक सीजनल इम्पैक्ट है। जहाँ तक पार्किंग की बात है तो जो कराची पोर्ट है वहाँ पर गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है कहीं पर भी, तो उनके जुर्माने होते हैं। तो उनकी ये है कि जब वो माल लेने के लिए आते हैं तो उन्हें रुकना पड़ता है, तो वो जो है वो कुछ एडजस्टमेंट की जाए उनके साथ। इसके अलावा कुछ पार्किंग के और भी मुतालबात हैं। तो ऑल टुगेदर ये 19 मुतालबात हैं, और इनका तो यही कहना था कि हम किसी एक से भी पीछे नहीं हटेंगे। एंड मेनली जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो डेफिनेटली जो पेट्रोल प्राइसिंग है वो डेली बेसिस के ऊपर होना चाहिए, कि जो एडजस्टमेंट है उसको केटर करना बहुत मुश्किल है ना। पूरी दुनिया में ये होता है कि आपके पास फ्यूचर मार्केट होती है, ऑप्शंस होते हैं, आप उसके ज़रिए से कंट्रोल करते हैं। अब गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है तो उन्होंने
उन्होंने आगे पास ऑन किया है, तो कहीं तो ये बक रुकेगा एंड इसका कोई हल निकलना चाहिए, जो इस वक्त तो फिलहाल ऐसा लगता है कि नहीं, फिलहाल तो डेडलॉक है और हल नहीं निकल रहा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अशरफ रियाज एंडी एंड निरम अमान साहब, थैंक यू। इवन ये पार्किंग वाला जो है, It दिस is a इज अ major मेजर issue. थिंग ऑब्वियसली, इसके लिए स्पेस बनाना और इसको एड्रेस करना। सो लेकिन आई गेस जिस बात पे बिल्कुल गुंजाइश नहीं निकलनी चाहिए वो है कि ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन पे जुर्माने तो होंगे भाइयों। हाँ, मतलब इस तरह कैसे हर चीज ही अपने लिए क्लियर कराते जाओ, ट्रैफिक ये रूल्स अजीब की किस्म वायलेशन ना बात है। करें। मेरा ख्याल है उसके लिए अपने ड्राइवर्स की तरबियत और उनकी इंस्टेड ट्रेनिंग का आप कोई काम अपने आप करें। को भी थोड़ा सा बिल्डअप करें ना, मतलब एट पार लाएं तो बाकी चीजें फिर मनवाने की पोजीशन में भी होते हैं। अच्छा, ओके, मूविंग ऑन। ये तो हमने आपको अपडेट दे दी है और होपफुली इसका कोई हल भी निकल आएगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड जो है उसका इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज़ हो चुका है और खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की है। फिंगर्स क्रॉस्ड की प्रैक्टिस जो है ये इंशाल्लाह रंग लाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट, आपको याद दिला दें, 19 अगस्त से खेला जाएगा। और इंग्लैंड का तो ज़रा मुश्किल होता है बैटर्स के लिए, सो जाहिर है ये प्रैक्टिस ज़रूरी भी है। लेकिन ऑफ कोर्स वील कीप यू और हमारा posted on that. आज़ादी का दिन 2 दिन की है। आज़ादी का महीना शुरू हो चुका है और जब से शुरू हुआ है आपको पता ही है हम रोज़ाना कोई ना कोई नॉस्टैल्जिक मिली नगमा आपके सामने पेश कर रहे हैं, And रख we रहे हैं। have, हमारे पास इतने ज़बरदस्त कलेक्शन है माशाल्लाह पाकिस्तान में, और हमेशा आप सुनते हैं ना वो इतना टाइमली, इतना अच्छा लगता है। ओके, टुडे वी This हैव is iconic. वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं मीर रज़ा केस की, जो अब तक एक मौमा है। कल से अब तक इसमें काफ़ी नई चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हर इंकशाफ अपने साथ यही सवाल छोड़ रहा है कि मतलब किस किस लेवल पे नाअहली और इनकॉम्पिटेंस सिस्टम कर क्या रहा है अगर ये वाला केस उनके हाथ से इधर मुख्तसर उधर हो आपको गया। बताते हैं कि कल क्या कुछ सामने आया। पहले तो ये कि डीएनए के जरिए तस्दीक हो गई है कि लाश मीर रज़ा की है। उनका डीएनए उनके वालिदैन से मैच कर गया है। इस मकाम की जियो फेंसिंग भी कल पहली दफ़ा शुरू की गई है। अंदाज़ा लगा लीजिए, मीर रज़ा के घर से गुलिस्तान जौहर तक का रास्ता सामने आया है। स्मार्ट वॉच के फॉरेंसिक का पहली मरतबा सोचा गया है, फर्स्ट टाइम इस वॉच का कोई इंदराज नहीं था। ये अनऑफिशियली एक पुलिस ऑफिसर अपनी जेब में लिए घूम रहे थे गुज़श्ता 8 दिन से, ये कहना है मीर रज़ा के अहल खाना के वकील का। धमकियों की तस्दीक या तरदीद के लिए NCCIA को भी पहली दफ़ा जहमत दी गई है। गन पाउडर रेजिड्यू की तस्दीक शर्ट की पिछली तरफ हो गई है। तस्दीक भी हुई है कि कोई डिकॉम्पोजिशन नहीं है, तेजाब से लाश और चेहरे को मस किया गया। और ये जब से हकाइक सामने आए थे हमने भी पहले ही दिन ये बात उठाई थी कि अगर कोई फिंगरप्रिंट्स मिटा रहा है, अगर कोई तेजाब से चेहरे को मस कर रहा है तो ये प्रॉपर प्लानिंग, बाकायदा इसके पीछे एक सोच कार फरमा है। ये किसी चीज का, किसी आर्गुमेंट का, किसी लड़ाई का नी जर्क रिएक्शन नहीं है, ये एक प्लान्ड मर्डर है। दिस इज अ प्लान्ड थिंग। और ऑब्वियसली हर चीज़ में माशाल्लाह उन्होंने तो, जिन्होंने किया है सारी प्लानिंग, और उन्होंने डिलेस के लिए तेजाब से मस कर दिए, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो सिस्टम ने किया, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, कि उन्होंने तो सीरियसनेस ही नहीं दिखाई ना इस चीज़ को। जहां आप कह रहे हैं वो घड़ी जो है स्मार्ट वॉच, सो मच कैन बी इन इट, एवरी मूवमेंट दैट यू हैव टेकन, मतलब लिटरली वो आप छुपाए बैठे हैं। क्यों भाई, क्या करना था? सो ये नाअहली ऑन अ लॉट ऑफ अदर लेवल्स है। एंड व्हाट हैपेंड टू मीर रज़ा, वो ट्रेजेडी, उस पर तो हम बाद में आएंगे, पहले तो यही बात करने वाली है। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको ये बता दिया है, और बेहोशी की दवा जो थी वो भी इनको दी गई थी अगवा के दौरानिए, और टॉर्चर की भी तस्दीक हो गई है। ये सब कुछ जो है कल फाइनली हो चुका है, और ये सब वो है जो पहले दिन होना चाहिए था। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। पहले दिन जो हुआ था वो क्या था? हो गई थी तो उस गलती पे इतना एडमेंट रहने की क्या जरूरत थी? कि जैसे हम तो गलती कर ही नहीं सकते। इट इज सच अ ट्रेजेडी कि इस किस्म की चीजें होती हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, और मजहर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ने भी हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, सबसे पहले तो आप मालूम करेंगे अपडेट्स। कल की जो अपडेट्स हैं ये बड़ी शॉकिंग हैं कि वो वॉच डिजिटल फुटप्रिंट वाहिद ही रह गया था ना, फोन का तो डेटा वगैरह नहीं था, फोन तो सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेटेड थे। सो द स्मार्ट वॉच वाज द ओनली एविडेंस जिससे बहुत सारे क्लू मिल सकते थे। अब इतने दिन हो गए हैं, मतलब मुझे ये पूछते हुए हैरानी हो रही है कि पहली दफा उसका फोरेंसिक का सोचा गया है या उसको भेजा गया है फोरेंसिक के लिए? देखिए अब्दुल्ला, हमारा बहुत शुक्रिया। अब तक इस स्मार्ट वॉच को भी फोरेंसिक के लिए नहीं भेजा गया, और इसमें ये सोचा जा रहा है कि इस पे अब कार्रवाई की जाए। ये केस फाइल का हिस्सा भी इसे स्मार्ट वॉच को नहीं बनाया गया था। 3 चीजें जो आजकल के दौर में, डिजिटल दौर में बहुत ज्यादा जरूरी थी कि
जो मोबाइल फोन मिला उसका CDR निकाला जाता और उसे फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता, उस पर भी कोई चीज़ नहीं की गई। और फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसकी जियो फेंसिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उस स्पॉट की। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो जियो फेंसिंग कल करवाई जा रही थी उसमें भी फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट हैं या जियो फेंसिंग के जो एक्सपर्ट हैं उन्हें भी मसला आ रहा था, क्योंकि ये हिल एरिया है, ये पहाड़ी है और काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। अब 14 दिन बाद जो है वो जियो फेंसिंग का सोचा गया और फिर वो करवाई गई। अब जियो फेंसिंग नहीं करवाई गई थी, मोबाइल फोन की जो फॉरेंसिक है वो नहीं करवाई गई थी, साथ साथ जो एक वॉच मिली उससे बहुत मशकूक तरीके से रखा गया, ना केस फाइल का हिस्सा बनाया गया। जब पोस्टमार्टम का जिक्र हुआ तो जो पुलिस जराए हैं उनकी जानिब से ये खबर लीक कर दी गई कि जो एक वॉच है उसको CTD ने जो है वो अनलॉक कर लिया और उसमें से बहुत सारी चीजें हमको शवाहिद मिल गए। अब ये चीजें प्लान तर प्लान होती गई, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, पहले पोस्टमार्टम का सोचा गया तो एक चीज सामने आ गई, फिर जब मेडिकल बोर्ड की टीम दोबारा डिसाइड की गई तो एक बुलेट सामने आ गई। तो ये चीजें ऐसे लग रहा था कि जैसे या तो गलती को छुपाने के लिए करके जो तफ्तीशी काम है वो चीजों को आगे बढ़ा रहे थे, या फिर ऐसे लग रहा था कि किसी और शख्स को छुपाने के लिए करके या इस पूरे प्लान मर्डर को जो है वो छुपाने के लिए करके कोई हिकमत अमली बनाई गई थी कि इस चीज को दबाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पुलिस की जानिब से ये तमाम तर चीजों को छुपाया जा रहा था या फिर कुछ किया जा रहा था या फिर इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी की जा रही थी तो उसके क्लू क्यों नहीं सामने आए अब तक? वहां से 8 दिन बाद होल मिल जाता है, वेपन आज तक नहीं मिलता। आखिर वेपन वो कहाँ गया? पुलिस की जानिब से कभी एक CCTV जारी कर दी जाती है जिसमें 2 अफराद मोटरसाइकिल पर वहां मशकूक नजर आ रहे होते हैं, फिर दूसरी CCTV जारी की गई जिसमें एक जो शख्स है कचरा चुनने वाला है और फिर कहा गया कि हमें 99% लगता है कि ये शख्स जो है ये यहाँ से काशिफ, ये सारी पुलिस की तरफ से इतनी स्पेक्युलेटिव बातें हैं, वेयर एज आयरनी ये है कि जो एविडेंस आपके हाथ में है उसको आपने इन्वेस्टिगेट नहीं करना, उसके वो DNA वो स्मार्टफोन जो सब कुछ नहीं आपने देखना, लेकिन 2 लोग मशकूक नजर आ गए, 99% हम श्योर हैं कि इन्होंने किया होगा। ये बहुत ही अजीबो गरीब बात है। यू आर वेरी राइट। शक भी था हुमा तो इस वाक़े के बाद इसका CDR निकलवाना कितनी ही देर का काम था पुलिस के लिए। मतलब लिटरली हैरानी हो रही है इस बात को जानकर के अब CDR निकालने की कोशिश की जा रही है। दिस इज unimaginable. मज़र साहब, we need your take on it because जो बॉडी शुरू में पहले दिन पहचानी नहीं जा रही थी वो कौन है, उसको छुपाने के लिए मिसलीड करने के लिए इतना कुछ क्यों हो रहा था? मज़र साहब, आपको आवाज आ रही है? जी। अच्छा देखिए हुमा, ये मेरा ख्याल है कि पहले दिन से अब मैं तो तकरीबन इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये केस बहुत ही डेलिबरेटली ख़राब किया गया है। और अगर आप देखें तो अल्टीमेटली, और मैं कल एक फॉर्मा IG से पूछ रहा था तो उन्होंने कहा अब ये इस केस का मंतकी अंजाम यही होगा कि ये केस हशप हो जाएगा। और क्योंकि इसमें जिस तरीके से पूरा एक केस बिल्डअप हुआ है फ्रॉम द डे 1, और ये कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो इस वक्त भी इस केस में इन्वॉल्व हैं उनसे भी ये बात हुई तो उनका भी एक कहना था कि पहले दिन ही ये केस खराब कर दिया गया था। ये केस खुदकुशी का है या कत्ल का है ये एक अलग बहस है, लेकिन ये बहुत ही अजीब और गरीब बात है कि कोई शख्स अगर खुदकुशी करना चाह रहा है, नॉर्मली हमने देखा है, तो वो बाकायदा सारी चीजें घर पे छोड़ के किसी एक मकाम पे जाकर खुदकुशी क्यों करेगा? वो उसी जगह खड़े जहां अपना घर है, घर के अंदर खुदकुशी क्यों नहीं करेगा? ये भी कहा गया कि नहीं जी ऐसा नहीं होता, कि बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि सीने पे गोली मार ली जाती है, उस पर भी खुदकुशी के इम्कानात होते हैं, बाज़ औक़ात किसी और जगह पे गोली मार के, लेकिन नॉर्मली हमने सुसाइड में देखा है कि सर पे गोली मारते हैं लोग, लटक के आदमी मर जाता है, या ये कि कनपट्टी पे गोली मार दे। और उस वक्त ये मुझे ख्याल आया जब ये खुदकुशी की थ्योरी बिल्डअप की जा रही थी कि आपको याद है मीर मुर्तज़ा भुट्टो केस में एक पुलिस इंस्पेक्टर की खुदकुशी बड़ा मुहम्मा बन गई थी कि उन्होंने खुदकुशी की है या उनका मर्डर किया गया है। और अगर अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है सुसाइड केसेस पे, उनमें बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जिन्हें सुसाइड केस डिक्लेयर किया गया लेकिन एक्चुअली वो मर्डर केसेस थे। इस केस में भी काफी इम्कान इस चीज का है कि ये मर्डर है। और मर्डर, अब मसला ये है कि जिस तरह अभी बताया जा रहा था
किस तरीके से जो है उसकी पिस्टल जो है उधर पड़ी हुई थी। अच्छा, पुलिस ये क्वेश्चन कर रही है कि जो पोस्टमार्टम हुआ है, जो खुदकुशी का एस्पेक्ट है, या खासतौर पे जब गोली मारता है कोई तो उसकी हथेली का भी वो किया जाता है, वो इसमें मिसिंग नजर आता है बकौल पुलिस के। लेकिन ये बात वो तस्लीम करते हैं कि जिस तरीके से केस को फ्रॉम द डे वन, जो SHO से लेकर अगर हम चलें तो उसने केस को जिस तरीके से अब डिलिबरेटली या नहीं, मतलब इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? जाहिर है एक तो उनके अहले खाना या उनके वकील ये कहते हैं कि उन्होंने कल वकील ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि somebody who knows कि ये किस तरह सब कुछ होता है, who probably is well connected, probably मुबैना तौर पर is well connected। So आपको क्या लगता है ये अगर केस मुबैना तौर पर ख़राब किया गया, या अगर इनिशियली कोई गलती हो भी गई थी तो उस पर इसरार करना और उसको उसी डायरेक्शन में लेकर चलने की जिद करते रहना, और ना CDR कराना ना फॉरेंसिक कराना जो घड़ी मिली थी, इसकी क्या वजह हो सकती है? या फिर मजहर साहब इसमें ये भी ऐड कर दें कि मीर रजा, अगर मीर रजा ना होता, जरा इन्फ्लुएंशियल नोन लड़का ना होता, तो इसी तरह ही ट्रीट होती है, कोई बॉडी मिली हो कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। ये तो शख्स क्योंकि मशहूर था एंड पीपल राइट और इस शहर के नौजवान, बिल्कुल उन्होंने प्रेशर डाला, या फिर यानी डिलिबरेट जस्ट बिकॉज वो मीर रजा था उसको हम इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। दे मस्ट हैव थॉट, ये मेरी थ्योरी है कि ये तो एवं ही कोई मर गया है या अपने आप को मार लिया, इस पे इतनी अटेंशन क्या देना। इसके बहुत से एंगल्स हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा एंगल ये है कि पुलिस की इनकॉम्पिटेंस, और जो पुलिस ऑफिसर यहाँ अपॉइंटेड हैं उनके कॉम्पिटेंस लेवल, आप इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं हमारे यहाँ, उनका कॉम्पिटेंस लेवल, क्या वो इस तरह के इंसिडेंट्स के बारे में ट्रेंड हैं भी या नहीं है ट्रेंड। अगर आप देखें तो इसी तरह के मिलते जुलते कुछ वाकयात हाल ही में पंजाब में भी हुए हैं, और पंजाब में उन केसेस को उस तरीके से, मुझे लगता है कि जो ज़ाहिर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का दौर है, और कहीं ना कहीं पुलिस बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर भी आ जाती है। जब ज़ाहिर है सोशल माजी में चीज़ें छुपाई जा सकती थी, आसानी से छुपाई जाती थी, हशप कर दिया जाता था केसेस, अब वो चीज़ें हो नहीं रही। उसकी वजह से आप देखें कि अगर बिल्कुल शुरू में ही जो IG साहब से बकौल खुद बहुत से पुलिस अफसर समझते हैं कि IG साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था, फौरन ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करने वाले थे, और फौरन ही ऐसा लग रहा था जैसे केस खत्म हो गया और केस रिजॉल्व हो गया, लेकिन पता ये चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मुझे वो प्रेशर जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पे नजर आता है। अब उस प्रेशर को हैंडल करने के चक्कर में वो गलती पे गलती करते जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने तई उस केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं राइटली और रॉन्गली उस चीज को सामने लाएं, बजाय इसके कि वो हर रोज सोशल मीडिया को देख के अपनी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शंस बताएं। इसी वजह से केस जो है अल्टीमेटली जब कोर्ट में जाएगा, आप देखें ना, कोर्ट का केस तो खराब हो गया, कोर्ट में तो ऑलरेडी हो गया, कोर्ट में तो ये केस स्टैंड कर ही नहीं पाएगा। अब उन्हें प्रूव क्या करना है, अगर वो खुदकुशी है तो कैसे है, और अगर वो मर्डर है तो वो मर्डर किसने किया। देखिए मर्डर केसेस में तो बहुत वाज़ेह चीज़। अच्छा, अब काशिफ ये बताइएगा, जी मैं साहब, काशिफ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑन, आज हम क्या बड़ी पेशरफ्त की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? क्या CDR का डेटा मिल जाएगा? क्या कोई अहम क्लूज से हासिल हो सकता है? क्या जो वॉच है उसको अनलॉक तो पहले ही कर लिया गया था, ये खबर भी बड़ी चलाई गई थी कि वॉच को अनलॉक कर लिया गया और उसके बाद उससे डेटा लीक किया जाता रहा, उससे कुछ शवाहिद मिलने की उम्मीद है? कोई बड़ी पेशरफ्त, मतलब वी होप एंड वी एक्सपेक्ट कि इस पे तो 24 घंटे काम हो रहा होगा इस केस पे। चलो वॉच के बारे में आपको एक चीज बताऊं। जी मधु साहब, जो मैंने पुलिस काशिफ इसकी मजीद तस्दीक या क्लैरिफाई कर सकते हैं, जो मैंने मालूम किया, उन्होंने कहा ये वॉच बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और बकौल पुलिस ऑफिसर के जो उनकी मंगेतर थी, उन्होंने ये बात बताई कि वो घड़ी, चाहे वो नहाने भी जाता था तो वो घड़ी उसके पास रहती थी। बिल्कुल, इसलिए उस घड़ी की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है। माफ कीजिएगा, फ्रॉम द डे वन। उस वक्त ये सारी चीजें कलेक्ट करके फॉरेंसिक क्यों नहीं करवाई गई,
ये बहुत जी बड़ा ये तो question सवाल mark है, ये तो सवाल है। और अब चूंकि हम बात कर ही रहे हैं इस पे, तो अब तो प्रेशर होना चाहिए कि भाई कुछ तो करो, उसका फोरेंसिक, उसका डेटा निकालो। काशिफ, आज क्या हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्या मजीद और एक और वो ऑडियो कल से चल रही है, वो आप हमें बता दें, तस्दीक कर दें। वो जो टैक्सी ड्राइवर, उनके उबर ड्राइवर या ऑनलाइन हाँ, टैक्सी वो भी ड्राइवर है। की ऑडियो वो उन्हीं की है, इसी केस से जुड़ी है। बिल्कुल, वो जो ऑडियो चल रही है वो इसी केस से है और उसमें जो उसने शवाहिद बताए हैं और उसने ये इत्मीनान जाहिर कर दिया कि जो मीर रजा है वो बड़े खुशी मूड से जो है वो अपने घर से निकले थे और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए इस स्पॉट पे पहुंचे। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अभी भी इम्पोर्टेंट है, जब गुज़िश्ता रोज़ मैंने ये वॉच के हवाले से एक खबर चलाई, उसके बाद मुझे एक सीनियर अफसर का फ़ोन आया और उसकी जानिब से मुझे ये कहा गया कि इस वॉच को अब भी फ़र्द नहीं बनाई गई है। फर्क क्या होती है कि इसको सरकारी डॉक्यूमेंट में नहीं लिया गया है कि जिस एक अफसर के टेबल पर ये वॉच पड़ी हुई थी, वहां से एक नए इन्वेस्टिगेशन जो टीम का हिस्सा अफसर हैं उसे कॉल की गई और कहा गया कि इस वॉच को फर्द मजीद भी नहीं बनानी है। देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है, एक तरफ कहा जाता है कि ये जो चीज मिली है ये इस इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उस चीज को जो है वो डम कर दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। इसी तरह जो गेस्ट हाउस हम बार बार मशकूक के जिक्र कर रहे हैं, उसे 8 से 9 रोज तक किसी चीज का हिस्सा बनाया ही नहीं गया। उसके बाद जब हमने देखा कि उसे खबर चली तो उसके बाद उसे सील कर दिया गया। इसी तरह जब हमारी तरफ से निशानदेही की गई कि ये ऐसा लगता है कि ये प्राइमरी स्पॉट नहीं है जहां से उसकी लाश मिली है, तो अब जो गुज़िश्ता रोज नई टीम बनी थी उसने सिर्फ प्राइमरी स्पॉट का विजिट नहीं किया है, उसने इतराफ की तमाम तर चीजें जो 500 मीटर के अंदर फैली हुई हैं, वहाँ एक पानी का टैंक भी है, वहाँ वाटर बोर्ड के जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो भी मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ झाड़ियाँ भी मौजूद हैं, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। जब केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के अंदर ये आया कि इसके शर्ट के ऊपर, इसके जिस्म के ऊपर जो है वो तेजाब के निशानात हैं या तेजाब इसे जो है वो बाकायदा तौर पर फैलाया गया, जिसकी वजह से इसके अंदर का पूरा जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो उसके बाद अब वो जो झाड़ियाँ पीछे थी वहाँ से कुछ 3 से 4 ऐसी बोतल है तेजाब की जिन्हें जो उठाया गया और सील किया गया है। तो ये चीजें तो डे 1 से होनी थी। कहाँ तो थी ये तेजाब की बोतलें मिल गई हैं, आप कह रहे हैं जायबा कुआ के करीब से मिली हैं, मशकूक हैं, अभी सिर्फ उसे चेक किया जा रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी जानिब से उन्हें जो है वो उठा लिया गया है और सील कर दिया गया है। और that is all the time we have. Although we would have that analysis as well, but इस पे हम भी कुछ कहना चाहते हैं. However, we have to take a short break here. अच्छा, अभी तक जो हम आपको मिली नगमे सुना रहे थे ना, वो बहुत ही मतलब पीछे जाना पड़ रहा था एंड रियली ओल्ड. अब अभी भी हम एक ओल्ड वाला ही सुना रहे हैं. अच्छा, सारे मिलेनियल्स सारे मुतवज्जे हों और मुझे बताइए लेके आज जियो पाकिस्तान टीवी पे किस ने स्कूल में सफेद कुर्ता शलवार और ग्रीन दुपट्टे गले में डाल के इस पे टैबलो किया हुआ है. टैबलो? हाँ, all the millennials. You didn't grow up here, so yeah, everybody who has grown up here in 90s and 2000s. I'm interested in knowing, so please tell us and tell us if you did the tableau or not. However, मुझे ये है कि इस पूरी वीडियो में कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ लड़के ही है जवान डांस कर रहे हैं. I'm sure बाद में आती होगी. Welcome. Okay, we really need to be more concerned about our environment क्योंकि माहौल बचाने के लिए प्लास्टिक ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और ये हर किसी को ये पता है, लेकिन लाख कानून साजियों के बावजूद मसला जो है वो हल नहीं हो रहा. और ये बाय द वे फुट नोट, हम पहले भी कह चुके हैं, कानून तो बड़े आसानी से हमारे यहाँ बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद अमल उन पर करवाना, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है. इवन अगर आपको बात समझ आ रही हो कि ये वाकई गलत है. पार्लियामेंट भी बज़ाहिर बेबस नज़र आती है और कल सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियात का इजलास था जिसमें मुख्तलिफ अमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए, लेकिन मरकज़ी चीज़ ये थी कि कवानीन बनने के बावजूद किताबों के प्लास्टिक कवर्स ख़त्म हुए हैं, ना ही शॉपिंग बैग्स ख़त्म हुए हैं. सो थिंग्स आर गोइंग ऑन एज दे यूज्ड टू. अरकान ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम अथॉरिटी के किरदार पर भी सवाल उठाए और मुख्तलिफ इदारों में बिखरे इख्तियारात के मसले पर भी बात की. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का नफाज ना होने पर कोई भी खुश नहीं था. मेंबरान का कहना है कि इस वक्त जो प्लास्टिक आम इस्तेमाल में है, इन नालियों को बंद कर रहे हैं, जहरीले केमिकल्स की सूरत इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई एहसास ही नहीं है.
अल्टीमेटली आपको पता है ये फिर समंदरों में जाते हैं, वहाँ ये नहीं तल्फ होते, फिर हमारी मरीन लाइफ को मुतासर करते हैं और ये हम तक ही वापस पहुँचते हैं व्हेन वी कंज्यूम इट। सेनेटर शहरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है कायमा कमेटी सेनेट पर आईनियाती तब्दीली। सेनेटर साहबा, मतलब हमारे और इतने मसाइल हैं कि ये चीज़ें तो हमारी डिस्कशन में नहीं है या सोच में भी नहीं है। हम कितनी दफ़ा कैंपेन्स कर चुके हैं कि जी प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक की थैलियाँ ख़त्म होंगी, नहीं मिलेंगी, पेपर बैग्स का इस्तेमाल होगा बहुत ही लिमिटेड स्केल पे कुछ मखसूस इलाकों तक। लेकिन हम क्या कोई कानून साजी करें, उस पर होगी आई एम श्योर, कोई इम्प्लीमेंटेशन करें कैसे प्लास्टिक की। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्लास्टिक बैग्स, हम खत्म कर सकते हैं? जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप लोग दोनों ने बड़ा अहम मौजू उठाया है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपके तवज्जुह से एटलीस्ट ये पब्लिक डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही ये नज़रअंदाज की जाती है बात और लोग जब इसकी अहमियत भी जानते हैं तो उसको अब पहले अपनी कन्वीनियंस, अपनी आराम को पहले देखते हैं और इसको एक मतलब एक एकेडमिक सी बात करके हाँ में हाँ मिला के अपनी अमली कामों में आप देखते हैं अपनी अमली इक़दामात उठाने से बहुत बिल्कुल कासिर होते हैं। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आप मीटिंग में ना रखें पेट बॉटल्स, आप मीटिंग में ना रखें, एटलीस्ट अपने घरों और अपने दफ्तरों और पब्लिक स्पेसेस से अशराफिया तो शुरू करे, पार्लियामान शुरू करे। तो सेनेट ने तो मेरे ख्याल में 4 साल से प्लास्टिक बॉटल्स का तो बंदिश की हुई है। फिर पिछले हफ्ते से कैफेटेरिया में शुरू हो गया था, फिर कुछ कम किया, फिर नेशनल असेंबली में नहीं होता तो स्पीकर से बात की, कहते हैं जी मैं कर रहा हूँ। पीएम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, ऐसी जगहों में गवर्नमेंट में तो बैन है, लेकिन आप किसी मिनिस्ट्री में पहुंच जाएं तो वहां फिर आपको मिलेगा कि जी बस जल्दी में तो यही मिल गया। अब 2-3 इसमें मसाइल हैं, बैग्स के हवाले से, बोतलों के हवाले से और रैपिंग के हवाले से। ये 3 आपके बहुत बड़े पब्लिक हेल्थ के दुश्मन है जी। सर साहब, लेकिन बात तो सारी वहीं आ जाती है कि कानून साजी भी होनी चाहिए और आप बता रही हैं बहुत सी जगहों पे जहाँ इसको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन एक एहसास की बात भी है। मतलब एनवायरनमेंट का इशू जो है इट्स नॉट अ न्यू इशू एंड हाउ वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट, वो भी कोई नई बात नहीं है, उसका भी हमें पता चल गया है। ये आवाम को एहसास दिलाने वाली बात भी होनी चाहिए। जैसे केस इन पॉइंट ये बुक कवर्स की अगर हम बात कर लें, पहले स्कूलों की तरफ से ये अननेसेसरीली ये फोर्स किया जाता था कि जी किताबें लेनी है, क्लासेस वगैरह नहीं स्टार्ट हो रही हैं तो कोई स्पेसिफिक बुक स्टोर होगा जहां से आप लेंगे, मान गए। अब उसको कवर भी करना है और प्लास्टिक में कवर करना है, और जो बच्चे नहीं करते, शायद उनके माँ बाप को एहसास हो, वो किताबें वापस घर आ जाती हैं कि आपने इसको प्लास्टिक कवर क्यों नहीं चढ़ाया। मतलब स्कूलों को तो सबसे पहले एहसास होना चाहिए। जी बिल्कुल, स्कूलों को और कॉलेजों को, क्योंकि आपको तो शायद नहीं याद होगा, लेकिन हमारे बचपन में एक्सरसाइज यानी कि जिनमें बुक्स में आप लिखते थे और कुछ ऐसी बुक्स थी जो आप टेक्स्ट बुक्स, हम तो हमारे स्कूल में तो जी टेक्स्ट बुक्स रिसाइकिल होती थी, आप बोरो करते थे स्कूल के बुक स्टोर से 1 साल के लिए और फिर वापस दे देते थे जब साल खत्म हुआ, तो मतलब जाया भी नहीं होती थी। और अपनी एक्सरसाइज बुक्स हम ब्राउन पेपर मिलता था हर स्टोर में, अभी भी मिलता है अगर आप ढूंढें तो, और ये बिल्कुल आसानी से रिसाइकिल होता है, बायोडिग्रेडेबल है हर चीज, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग सारे बैठ के 10-10, 12-12 कॉपियां अपनी साल के शुरू में बैठ के कवर करते थे। ठीक है, मुझे सब ये एक्सरसाइज याद है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप बता रहे हैं कि ये प्लास्टिक का कवर लगा दिया जाता है और दुकानें भी अब, क्योंकि ICT यानी इस्लामाबाद में पहला हमने ये लॉ शुरू किया है कि बुक कवर्स पे नहीं होगा, क्योंकि ये ही कल्प्रिट है, बैग्स और बुक कवर्स, रैपिंग्स जिसे कहते हैं, ये मिल रहे हैं आपको नालों में। परसों मैं संडे को गई थी जी, मेरी आदत है बुक स्टोर्स जाने की, आधा घंटा व्हाटएवर, और 2-3 छोटे बुक स्टोर्स में मैंने देखा उन्होंने हटा दिया था, कहने के जी कानून का हमने सुना, आप खुद आके बता गई तो हमने हटा दी। एक बहुत बड़े बुक स्टोर ने कहा कि नहीं जी मैंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, ये बायोडिग्रेडेबल, वो हाथ में लेके फिर रहे थे अपने हथेली पे कि ये बायोडिग्रेडेबल है। तो मैंने कहा हम ये तो सारी आपकी 1 साल की किताबें हैं, मतलब मिलियन बुक्स तो हैं आपके स्टोर में, तो ये तो सारी पुरानी हैं, तो अब कौन इंस्पेक्ट करते फिरेगा। तो यानी कि लॉ में हुक्म था कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज होगा, सहूलत के लिए था।
अब कल ये डिस्कशन हुआ कमेटी में, सबने अग्री किया कि नहीं ये सुकुम भी हटा दें क्योंकि इसको अब्यूज किया जा रहा है, जाहिर है। ठीक है जी कि हमने कर दिया। जो बोतलों में भी आपको नजर आता है, कहा जाता है कि ये बोतलें जो हैं बायोडिग्रेडेबल हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि बोतलों पे आते हैं, हम जो पानी की बोतल्स इस्तेमाल करते हैं ना, जितनी आलूदगी उससे होती है, और हम भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपना फ्लास्क साथ रखें, लेकिन फिर भी इनवेरिएबली आप दिन में 1-2 बॉटल्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहाड़ आप देख लें, समंदर आप देख लें, सहरा आप देख लें, पाकिस्तान का शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जहां वो प्लास्टिक की वो पानी की बोतल नहीं होगी। और इसमें जाहिर है इसमें मल्टीनेशनल्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बिजनेस स्टेक्स हैं। इन्वॉल्व हैं जी, वो ही इन्वॉल्व है। ताकत का इस्तेमाल वहीं से होता है। और इसीलिए जो डिस्कशन कल हो रहा था, मैंने कहा देखिए हर मुल्क में ये जब प्लास्टिक लॉज की बात होती है ना, तो उनको डिसकंटिन्यू ऐसे किया जाता है जैसे एक सफर होता है कि ये अनाउंस होता है 1 साल में ये होगा, 1 साल में रैपर्स होंगे, 1 साल में फला बैग्स होंगे। अब इस्लामाबाद की मैं बात कर लूं जहां नाफिज हो रहा है, तो बड़ी दुकानों में तो आप देखेंगे कि वो आपको बैग देंगे या आपसे मांगेंगे और कपड़े का बैग होगा या कोई पतला कपड़ा जो बनता है। लेकिन आप करियाना स्टोर में आप देखें, आप सुबह 7 बजे, और आप तो मॉर्निंग शो करते हैं, आप तो देखते होंगे आते जाते कि आधा ये पाकिस्तानी पूरा साउथ एशिया, बांग्लादेश, हर जगह आप देखेंगे 7 बजे 6:30-7 बजे लोग आधे मर्द निकले हुए होते हैं बेचारे, दूध या दही लेके छोटे ये प्लास्टिक बैग्स में ये ले जा रहे होते हैं, इनके हाथ में ये होता है, ये घर ले जा रहे होते हैं। और इसका कोई हमने इनको मुतबादिल नहीं दिया है। मैं और आप कह लेंगे कि हम बोतल से ले लेते हैं, अपना तो प्राइमा ले लेंगे, आप कौन सा योगर्ट ले लेंगे, आर्टिजानल योगर्ट भी ले लेंगे माशाल्लाह, लेकिन जो आपकी अक्सरियत है वो कहाँ से किस चीज में दूध और दही घर लेके जाए, ये भी जी ये सवाल एड्रेस होना होता है। तो साहिबा एक और चीज जी कंप्लीट योर थॉट, फिर एक और सवाल है। हाँ, मैं आई वांटेड टू से कि पाकिस्तान के जो स्टार्टअप कल्चर है ना, उसमें खासतौर से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इतनी दफा कोशिश की, वो लेके भी आते हैं बायोडिग्रेडेबल थैले और इनके फेयर्स में लाते हैं, इनको बड़े बड़े मतलब नुमाइशें होती हैं जिसकी फंडिंग आती है, वहाँ करते हैं, लेकिन इनको फिर स्केल अप करने नहीं दिया जाता, यानी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर इनको गायब कर दिया जाता है, क्योंकि जाहिर है बड़ी कंपनीज को अपनी दुकान चमकानी है ना, वो आपको करने नहीं देते। इनोवेशन है भी फील्ड में, लेकिन उसे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कोई ये सवाल जो है शहरी साहबा यही बनता है कि ये वही कंपनीज हैं, खासतौर पे मल्टीनेशनल्स की अगर बात कर लें, जब यूरोप में रूल्स उनके बदलते हैं तो ये अपनी सारी बोतलें और हर चीज का निजाम जो है अपग्रेड करते हैं और कंप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली फाइन्स होंगे उन पे। ये ही कंपनियां साउथ एशिया जैसी जगहों पे, फार ईस्ट एशिया जैसी जगहों पे आके वो पुराना निजाम रखते हैं। मतलब दे शुड बी रेप्रिमांडेड एंड दे शुड बी फाइंड एज वेल कि उनकी एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन आवर एनवायरनमेंट, तो इनको भी तो फाइन्स लगने चाहिए। जी सबके नाम मैंने उनको, एक तो ये जब मैं मिनिस्टर थी, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊंगी, मीटिंग में आने तैयार नहीं थी प्लास्टिक यूजर्स वाली, रिस्पॉन्सिबल यूजर्स वाली मीटिंग में, तो फिर मुझे ट्विटर पे डालना पड़ा, एक्स पे डालना पड़ा कि इनको बुलाया गया, सबको नाम टैग करके, और ये आने से मतलब कतरा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है सवाल तो चुपते हुए होंगे और फिर उनको तकलीफ भी होगी, थोड़ा सा हिट भी होगा कि उनको यहाँ चेंज करना पड़ा, तो दे डोंट वांट टू डू दैट। अच्छा, जहाँ तक बॉटलिंग प्लांट्स है, अगेन हमारे बचपन में हर चीज बोतल वापस जाती थी, रिसाइकिल होके इंसेंटिव भी होता था कि थोड़े से पैसे मिल जाते थे वापस, ठीक है, आपने डिपॉजिट की बड़ी कोक की बोतल, शीशे की बोतलों पे भी जी, शीशे की बोतल। हम भी बचपन में आप देख लीजिए, हमारी दादियां, हमारे वालिदैन जी, अब ये दूध दही की जो बात कर रहे हैं, ये अपने घर के बर्तन में लेके जाए, स्टील के बर्तन होते थे, स्टील का जो डोल होता था ना, बिल्कुल उसमें लेके जाया जाए। अब तो तैयार नहीं है कोई। की जाए तो बैन तो हो गया, इस्लामाबाद में एक बैन शुरू है, लेकिन आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन इसका कितना हल्का है।
आप हर जगह, सिंध में भी बैन शुरू होने वाला है और हो चुका है, लेकिन जब तक देखिए सिटीजन्स कोऑपरेट नहीं करेंगे और शऊर आपके जरिए बेदार नहीं होगा, ये आप किस तरह रोक सकते हैं? एक और मसला सेंटर साहब ये है कि हमारे यहाँ जो गार्बेज की सॉर्टिंग का इशू है, पंजाब में शुरू किया गया था, ओह माय गॉड, जी वो एक बहुत मेजर कंसर्न है, क्योंकि अगर ये गार्बेज हमारा सॉर्ट आउट हो जाए तो एक तो हमारी आफ्टर कॉस्ट जो होती है, मतलब जो गार्बेज पिट्स वगैरह में होती है, फिल्स में होती है, वो कितनी बचे हमारी, फिर हम इससे 100 चीजें कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक आ रहा है तो वापस रिसाइकल हो, शीशा आ रहा है, मतलब हम उसकी तरफ क्यों, हमारा तो कूड़ा खैर उठता ही नहीं है। तो एक्चुअली जी कता कलामी माफ, कराची में और सिंध में बड़े पैमाने पर गैर रस्मी तौर पर रिसाइकल होता है, शेरशाह में। जी जी, और वहाँ तो एक पूरी इंडस्ट्री है, इकोनॉमी बनी हुई है। जी जी, आई कॉल इट द जुगाड़ इकोनॉमी। वहाँ ये सारे कुछ जमा करते हैं खुद ही लोग और अपना वहाँ लेके जाते हैं, और बहुत सारी चीजों में रिसाइकलिंग, हमारे तो हर इंडस्ट्री में भी एल्युमिनियम वगैरह वेस्ट यूज होता है और वो तो खरीदा जाता है दूसरे ममालिक के वेस्ट और फिर उसे रिसाइकिल किया जाता है। तो हमारे यहाँ रिसाइकिल इंडस्ट्रीज काफी एडवांस्ड हैं खुद। अब जैसे सोलर लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है रेवोल्यूशन, इसी तरह रिसाइकलिंग अवाम ने खुद की हुई है, बिकॉज उनको वही अफोर्डेबल है ना, वो बार बार नई चीज ले भी नहीं सकते। तो इस तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन ये मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि कितना प्लास्टिक पब्लिक हेल्थ में, मतलब जो कैंसर आप देखते हैं ना, अब कैंसर कितना ज्यादा बढ़ गया है, सब पूछते हैं, लेकिन हमारे जनरेशन में तो इतना कैंसर नहीं होता था जब हम छोटे। अब क्यों हो रहा है? अब इसी वजह से हो रहा है कि देखिए आप एक बोतल में कितना आपका प्लास्टिक वेस्ट होता है, आप एक दिन चेक कराएं, कहा जा रहा है, अब UCLA ने किया है ये, कि ये पेट बॉटल भी जो कहते हैं सेफ है, इसमें लीटर बोतल का 2,40,000 प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जी। 2 लाख, ऑलमोस्ट 2.5 लाख 1 लीटर की प्लास्टिक बॉटल में। आप सोचें इसका क्या निजाम होगा। और हम जो 19 लीटर वाली बोतलों से भी घरों में, जो हर घर में मौजूद हैं, मतलब वी आर कंज्यूमिंग वाटर फ्रॉम प्लास्टिक। हमारी डाइट में प्लास्टिक आ चुका है, व्हाट टू टॉक। आप मतलब डीप सी ओशन में वो मछलियां और सी एनिमल्स जो कि कभी सरफेस पे नहीं आते, वो भी प्लास्टिक, आप नैनो प्लास्टिक खा रही हैं, माइक्रो प्लास्टिक। बिल्कुल, आपने सही कहा। थैंक यू। ये बड़ी डिटेल डिस्कशन, इससे ज्यादा भी हो सकती है जाहिर है, लेकिन वक्त की किल्लत है। लेकिन इसका पता है निचोड़ क्या निकला है? आई एम सॉरी टू से इस बात का, साजी जितनी भी हो जाए, अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। मतलब जो भी कानून हो, अगर लेकिन अगर हम थैले ही भेज रहे हैं वो दही दूध लेने के लिए, और हमने उनको रिप्लेस नहीं किया बाय थिंग्स दैट यूज्ड टू बी दैट वर यूज्ड अर्लियर, मतलब पहले ज्यादा इदराक था इन चीजों का। अच्छा, एक और बात बताइए, मतलब पता है क्या, ये हमारे बच्चों की तरबियत का भी ये हिस्सा होना चाहिए। मतलब हमने अपने बचपन में अपने स्कूल्स में चार्ट बनाए हुए हैं जिसमें प्लैनेट को बचाना, पूरी थीम्स होती थी, कॉम्पिटिशंस होते थे, एसेज होते थे, चार्ट्स होते थे, आर्ट वर्क बनाना होता था। सो ये नहीं है कि कोई अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरिंग इज जस्ट नॉट देयर इन आवर माइंड्स। अनदर थिंग, लेकिन फिर भी हमारी सड़कों पे कितना गंद है, तो कोई तो वो गंद फैला रहा है ना। और स्कूलों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप एजुकेट भी कर रहे हैं, रिसाइकलिंग वगैरह बच्चों की आई एम श्योर क्लासेस वगैरह होती हैं, और ये अभी भी डायग्राम्स वगैरह बन चुके हैं कि अर्थ को किस तरह संभालना है एंड ऑल दैट, और आप ही इंसिस्ट कर रहे हैं कि किताबों पे प्लास्टिक कवर चढ़ाया जाए, वो कॉपीज पे आप चढ़ा रहे हैं, मतलब देन यू आर निगेटिंग द एंटायर सिस्टम जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं करने के लिए, वो उससे करवा भी रहे हैं। इट्स नॉट मेकिंग सेंस। अच्छा जी, चेंज योर वेज। ओके, अभी हम आपको बता दें कि आज इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के तहत। इस बार आलमी यौम नौजवान का थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स कॉमन एस्पिरेशंस, यानी नौजवानों का ताल्लुक कहीं से भी हो, इनके मकामी हालात जैसी भी हों, दुनिया भर के नौजवानों के ख्वाब मुश्तरक हैं। हर एक बेहतरीन तालीम, अच्छा रोज़गार, सेफ मुस्तकबिल चाहता है, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात और भी अहम। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहीं ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की करीबन 26 करोड़ आबादी का 27% जो है ना, वो 15 से 29 साल के लोग हैं। दोबारा से आपको बता दें ताकि आपको पता चल जाए, वी आर टॉकिंग अबाउट 27% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 29, यानी करीबन 7 करोड़ ऐसे लड़के और लड़कियां जो हमारे माशरे, सियासत और मईशत की समत तय करेंगे इन फ्यूचर।
ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स की ही बात हो रही है और हमारे खित्ते में नौजवानों ने ये करके भी दिखाया है कि अगर वो चाहें तो निज़ाम बदल भी सकते हैं और उन्हें कॉकरोच समझने वाले, आपको पता है हमारे नेबर में क्या हुआ है अभी, उनको कॉकरोच ही समझ आता है जिन्होंने ये चेंजेस लाने हैं। पाकिस्तान में भी मिसालें मौजूद हैं जहां नौजवानों ने अपनी आवाज़ उठाई तो असर मीर रज़ा नजर का आया। कत्ल कितनी बड़ी उसकी एग्जाम्पल है। अगर नौजवान इस शहर में हर रोज रात को मुख्तलिफ मकामात पे प्रोटेस्ट ना कर रहे होते तो नहीं जाती तवज्जो, ना मीडिया की जाती, ना किसी और की जाती, अभी ना पिछले हुक्काम घंटे की में हमने जाती। काफ़ी डिटेल में मीर रज़ा केस की बात की है और हमें बिल्कुल यही नज़र आ रहा है कि शुरू में अगर चले हम नहीं जज करते हैं, जानबूझ के नहीं नज़रअंदाज किया होगा, लेकिन इसी तरह कोई अननोन बॉडी को ट्रीट किया जा रहा था कि ये तो कोई भी नहीं है, इसने तो अपने आप को मार दिया होगा या नहीं मारा होगा, हमारा क्या। वो तो बाद में पता चला कि वो बंदा इतना इंपॉर्टेंट था। तो बात और वो हुई किस तरह, जब नौजवान आए और वो निकले और उन्होंने प्रेशर डाला। ने हमें ज्वाइन किया है, स्टूडेंट्स राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत शुक्रिया अरूज साहिबा। आज नौजवानों का आलमी दिन है। पाकिस्तानी नौजवानों से मुताल्लिक तासुर ये है कि इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि निज़ाम क्या है, या फिर फ़र्क पड़ता है और इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि बस कुछ कर नहीं पाता तो बाहर चला जाता है। मजमूई तौर पर हम कहाँ बेहतरी की तो पूरे सिस्टम में ही गुंजाइश मौजूद है, लेकिन कहाँ से शुरुआत की जा सकती है? क्या हमारे नौजवान को सिर्फ एक अच्छा करियर, कारोबार या एक ज़बरदस्त नौकरी वगैरह चाहिए, या कहीं का वीज़ा चाहिए, या इसको निज़ाम में तब्दीली भी चाहिए? इससे मैं एग्री नहीं करूंगी क्योंकि सवाल ये कि सिस्टम के बारे में नौजवान परवाह नहीं करते के बजाय मुझे लगता है ये सवाल होना चाहिए कि सिस्टम नौजवानों के बारे में परवाह करता है कि नहीं करता। ये सवाल एक एटीट्यूड इशू बना रहा है एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को। अब अनएम्प्लॉयमेंट हमारे स्ट्रक्चरल मसले हैं, महंगाई का होना, घर की तहफ़्फ़ुज़ ना होना, सेहत की इंश्योरेंस ना होना, इस तरह की चीज़ें ये तमाम पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल मसाइल हैं जिनका हल सिस्टम में होता हुआ नजर नहीं आता। तो नौजवान एक कलेक्टिव स्ट्रगल का रास्ता ना निकलता हुआ नजर आते हुए वो एग्जिट, पर्सनल एग्जिट को तरजीह देते हैं और ये करियर, बिजनेस, जॉब, वीजा, मनी, इस तरह की जो चीजें हैं ये एक बेसिक सर्वाइवल की चीजें हैं, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरफ लेके जाती हैं। तो जब कलेक्टिव स्ट्रगल होती भी नजर नहीं आती, उसका कोई नतीजा नजर होता नजर नहीं आता, तो फिर इंडिविजुअल एग्जिट की तरफ इंसान बढ़ता है और एपॉलिटिकल बनाता है हमारे नौजवानों को। ओके, ये भी बताइएगा रूज के हमारे खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, अभी हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था, हालिया 2-4 सालों में नौजवान जो हैं वो अपनी आवाज़ खुद बने हैं, ए पोलिटिकल किस्म की मूवमेंट्स जो हैं वो चली हैं, नेपाल, बांग्लादेश, फिर इंडिया तक अपने अपने मकासद जो हैं उन्होंने हासिल किए हैं। हाउएवर पाकिस्तानी नौजवान सोशल मीडिया पर तो इनकलाबी हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनफैक्ट वो ऑन ग्राउंड निकलते ही नहीं हैं। ये तासुर सही है क्या? पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझती कि एपॉलिटिकल था, कुछ भी एपॉलिटिकल नहीं होता। लेनिन से मंसूब है ये बात कि अगर इंसान को भूख लगती है तो वो इंसान पॉलिटिकल इंसान है। तो इशू बेस्ड थी, आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल पार्टी पॉलिटिक्स ये मूवमेंट थी। 2024 में जो बांग्लादेश की मूवमेंट थी वो अगेंस्ट कोटा सिस्टम थी और फिर वो इस्तीफे की तरफ और मतलब हसीना को मुल्क भी छोड़ना पड़ा। और फिर 2025 में जो नेपाल की मूवमेंट थी वो सोशल मीडिया बैन से होते हुए करप्शन, नेपोटिज्म और इस तरह के बड़े मसलों, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के मसलों पे बात की। और अभी हालिया इंडिया की जो मूवमेंट थी वो एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज पे थी। तो ए पॉलिटिकल कोई भी मूवमेंट नहीं थी। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी नौजवान को कंपेयर करना मुझे लगता है अपने आप में एक अनक्रिटिकल बात है, क्योंकि हमारे लिए प्लेटफॉर्म एक तो स्टूडेंट यूनियंस का जैसे कि मौजूद नहीं है यूथ के लिए, और दूसरा अगर सब आवाम सड़कों पे निकलती हैं तो फिर उनके खिलाफ क्या होता है वो भी हम सबके सामने है। मसले इतने ज्यादा हैं और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन से डिस्करेज किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग से डिस्करेज किया जाता है, सवाल करने से डिस्करेज किया जाता है। अच्छा, नौजवानों को एक समत, एक शऊर देना, इनकी सियासी तरबियत भी करनी है, इन्हें मुकम्मल महफूज भी रखना है बतौर माशरा, क्या हम ये यकीनी बना सकते हैं किसी तरीके से? ये बेसिकली तो एक तरह से डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को एक्सरसाइज करने की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं आप। और डेमोक्रेसी जो है वो प्रैक्टिस से ही लर्न होती है, कोई रट्टा सिस्टम नहीं है कि उसूल याद कर ली और फिर तोते की तरह बोले गए। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम एक तो हमारा पाकिस्तान की पॉलिटिकल
जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैं और जो पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है इस मुल्क की लाइफ की, वो भी कैसी रही है वो हम सबके सामने भी है। फिर स्टूडेंट यूनियन से के ऊपर 1984 से बैन है, ये एक बहुत बड़ी बात है। 40 साल से ज्यादा का अरसा यूनियंस को बैन रखा गया, अभी तक यूनियंस बैन है। कोई वॉइस के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, अपने मसलों को कहीं तक पहुंचाने के लिए, उनके बारे में जवाबदेही तलब करने के लिए, लीडरशिप को एक्सरसाइज करने के लिए। ये जो बेसिक राइट्स होने चाहिए कि मतलब एक स्टूडेंट को मैनिफेस्टो बनाना यूनिवर्सिटी से आना चाहिए, उसको इलेक्शन में कंटेस्टेशन यूनिवर्सिटी से आनी चाहिए, डिसएग्रीमेंट को टॉलरेट करना उसे यूनिवर्सिटी से आना चाहिए, उसको डिबेट करना, निगोशिएट करना, रिप्रेजेंट करना, लीडरशिप को अकाउंटेबल ठहराना यूनिवर्सिटी से आना चाहिए। और वो यूनियंस के प्लेटफॉर्म को जब आप बैन कर देते हैं तो फिर आप वो उससे ये हक छीन लेते हैं। तो फिर मेरा ख्याल में पहला जो हल है वो तो इन चीज़ों का यही है कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एक्सरसाइज करने के लिए यूनियंस का हक बहाल होना चाहिए। फिर सिविक एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग जो है करिकुलम का पार्ट होनी चाहिए, सवालों से डरना नहीं चाहिए। जर्मनी ने भी जेनोसाइड किया जब, तो फिर उसको करिकुलम का पार्ट बनाया कि अब हम माजी से सीखें। और फिर यूथ काउंसिल्स होनी चाहिए लोकल लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए यूथ की, और पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन को सेफ बनाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन सेफ नहीं है। पॉलिटिक्स के नाम से बड़ा डर लगता है और एक ही तरह की जो है पॉलिटिक्स जहन में आती है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होती है इसका तसव्वुर अभी नहीं है। एक्सरसाइज करना तो दूर की बात है, इवन तसव्वुर में भी यूथ के भी बहुत कम है। और वो जाहिर है अपने प्लेटफॉर्म एक 40 साल से ज्यादा के अरसे से छीना हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास भी ये राइट मौजूद है। और दूसरा ये कि ये इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर। जो है ये एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी और उसमें ये जुलाई 2026 की पाइट की रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक 28% से ज्यादा नौजवान जो 15 से 24 साल की उम्र में फॉल करते हैं वो ना किसी रोजगार में मसरूफ है, ना तालीम में मसरूफ है, ना किसी ट्रेनिंग में मसरूफ है। तो वो क्या कर रहे हैं वो नौजवान 28% से ज्यादा पाकिस्तान के। तो ये स्ट्रक्चरल मसला है, यूथ के एटीट्यूड का मसला नहीं है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे तो प्रोवाइड भी नहीं किया जाता। और जब हम हक मांगते हैं रेस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियंस का तो हमें भी चुप करा दिया जाता है, हम पे बगावत के मुकदमे होते हैं और हमारे साथियों को उठा लिया जाता है। और हमारे लिए सेफ नहीं है इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में बात करना। तो हाँ, स्टूडेंट यूनियंस का हक होना चाहिए, सिविक एजुकेशन, पॉलिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, यूथ काउंसिल्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को सेफ होना चाहिए और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो ये 6 नकात है मेरे, जिससे आप यूथ की सिमत, शऊर, सियासी तरबियत और हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। और आपकी आमद की वजह से वो लोग जो आपको ढूंढ रहे थे कि आप कहाँ हैं, सो अरूज पढ़ रही थी, बाहर गई हुई थी, और अरूज से हमने आपकी मुलाकात भी करा दी है। ऑलराइट, ओके, अब हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम नौजवानों का आलमी दिन जो है वो उसके बारे में आपको बता रहे थे। नौजवानों के आलमी दिन पर हम आपसे एक ऐसी खबर जो है वो शेयर करेंगे जिससे ये उम्मीद ज़रूर कायम रहती है कि इन नौजवानों की वजह से पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना, मुस्तकबिल, वो यकीनन बेहतरीन ही होगा। और हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड की, जिसका 3रा एडिशन हाल ही में जद्दा सऊदी अरब में हुआ। और वहाँ चाइना, जापान, रशिया, मलेशिया, मतलब तुर्की समेत 19 ममालिक से 120 स्टूडेंट्स और माहिरीन शरीक थे। और यहाँ पाकिस्तान ने मैदान मार लिया, ना सिर्फ के एक गोल्ड जीता, 2 सिल्वर भी जीते। हमारे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद अली और चांदी का तमगा जीतने वाली सीरत फातिमा भी। So, जनाब, अस्सलाम वालेकुम सीरत फातिमा एंड मोहम्मद अली। सीरत से शुरू करें। जी बिल्कुल, लेडीज फर्स्ट, ऑलवेज ऑन आवर शो। कैसे हैं आप दोनों? ऑल्दो मोहम्मद अली ने गोल्ड विन किया है, लेकिन सीरत बताइएगा, टेल अस फर्स्ट अबाउट दिस ओलंपियाड, और उसके बाद हम जरा आपकी कंट्रीब्यूशन के बारे में सुनेंगे। Thank you so much for having me. This is an international Olympiad. It all starts in Pakistan. बच्चों को shortlist करना, everything is done under the Directorate of Education, Pakistan Atomic Energy Commission, and the Department of Nuclear Engineering, PIAS. They take a nationwide test and then select top 50 students for training camps, which are further shortlisted down to 4 students, which then go on to represent Pakistan in the international scale.
तो ये होता क्या है, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएंगे मोहम्मद अली। उन्होंने गोल्ड जीता है तो एज तो डेफिनेटली बाकियों पे थी ना इनकी। जो नहीं वाकिफ न्यूक्लियर साइंस से मुतालिक हमें जरा ब्रीफ करें। हमें न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह का पता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पता और है। इतने मुल्कों से यंगस्टर्स आ रहे हैं, क्या टास्क्स होती हैं, किस चीज में आपको गोल्ड मिला, एज थी आपकी ओवर एवरीबडी एल्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बुलाने के लिए हमें। न्यूक्लियर साइंस इज एक्चुअली अ डोमेन ऑफ फिजिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस आर वेरी वास्ट, लाइक फ्रॉम मेडिसिन टू पावर एंड इंडस्ट्री एज वेल। सो न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में हाई स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, about 19 countries this year, participate. There is a theoretical and experimental examination. They have different weightage, and then we compete individually, and they award medals based on our performance. They win medals based on their performance. So आप लोग के different rounds होते हैं जिस पे असेसमेंट होती है, होती है। असेसमेंट किस आइडियाज पे हो रही होती है, किसी एग्जाम पे हो रही होती है, किस चीज पे असेसमेंट हो रही होती है अली? असेसमेंट जो हो रही होती है ना, आपकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्स दोनों अलग अलग होते हैं। दे गिव अबाउट 5 क्वेश्चंस फॉर थ्योरेटिकल और दे आर कंसेप्चुअली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राइट? ओके। तो उस बेस पे फिर आगे वो असेसमेंट्स करते हैं। नहीं तो यू हैड टू बी फिजिकली इन जद्दा फॉर दैट, या आप ये ऑनलाइन भी हो सकता है? इट्स फिजिकल. The main purpose of Olympiad is not only to groom students in nuclear science, but also to make international connections. Of course. So that is why हमें बताएंगे कि सीरत, मतलब अब जाहिर है आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और किस किस मुल्क से लोग थे, ज़रा बताइएगा, किससे आपको कुछ सीखने का मौका मिला? How was the whole experience like? सीखा तो हमने हर मुल्क से बच्चों से था, क्योंकि everybody is so different and they brought something to the table and we picked it up. I tried to absorb as much as I could. And अगर हम बात करें कौन कौन से ममालिक थे, तो it was from around Asia and Gulf countries, from Bahrain, Oman, Saudi itself, Turkey, Indonesia, Malaysia, China, Japan. It was a place जहाँ बहुत सी different countries थी and we shared different ideas amongst ourselves. अच्छा ये बताएं, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग दैट दिस वाज योर फर्स्ट टाइम। आप जब गई और आपने सारों को, आपने बाकियों का काम देखा, आप मिली, तो नेचुरली आपने सिल्वर जीता है, तो यू मस्ट हैव बीटन अ लॉट ऑफ अदर वंस एज वेल। आपको क्या लगता है हमारी एजुकेशन में, पाकिस्तान में, आपकी एबिलिटी में क्या एज है दैट यू नो स्टूड आउट ऑफ एवरीबडी एल्स, और आप जो है नुमाया रही? Alhamdulillah, we were trained under Department of Nuclear Engineering, PIAS, and it's a world-renowned nuclear engineering faculty, from top teachers to top labs to work in and understand the concepts into very, very deep depths. And I feel like that gave us a very big edge amongst other students जिनके पास इतना strong nuclear program अभी available नहीं है to practice. Okay. So हमें अली आप समझाइएगा, हम लोग देखते हैं, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में सुना, न्यूक्लियर मेडिसिन का हम जानते हैं, फिर ज़ाहिर है और इसके दसियों यूजेजेस होते हैं। हमारा एज तो अभी सीरत फातिमा ने एक्सप्लेन किया, लेकिन हमारा फ्यूचर क्या है अब इसमें आगे ऑनवर्ड्स? हम खित्ते के और ममालिक में क्या बेहतर हैं, या फिर ये हमारे, मतलब हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप थोड़ा सा बता सकते हैं, गिव अस एन ओवरव्यू? जी बिल्कुल। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर साइंस का प्रोग्राम है, जैसे आपको पता भी है, हम दुनिया के 7 या 8 हम न्यूक्लियर पावर भी हैं। जी जी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, खासतौर पे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का, और जो PIAS पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जैसे कि सीरत ने बताया अभी। And that gives us a huge edge in competitions like this, where nuclear physics is, graded and tested and assessed. So that is why I would say that we are like. So what do you want to become, both of you? आप बताइए क्या future आपके plans हैं, क्या aspirations हैं? सीरत आप बताएं। मेरे लिए तो I feel like my subject combination and then participating in nuclear engineering Olympiad has opened many doors, and I am considering many different options right now. Inshallah, we'll make a better decision. जबरदस्त बात है, कितनी जबरदस्त बात है कि इस एक्सपोजर से अली भाई, आपका कितने क्या इरादा एवेन्यूज है? और खुले हैं। जी अली। True.
जी बिल्कुल, मेरा फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने ख़ास तौर पे पार्टिकल और न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो इसलिए मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया ताकि पर्सनल ग्रूमिंग और ग्रोथ हो। राइट नाउ मैंने पिन पॉइंट नहीं किया हुआ कि फिजिक्स की किस खास डोमेन में जाना है, बट इट्स मोस्टली इन फिजिक्स। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका मुबारक once again मोहम्मद अली अच्छा, और वो फातिमा। बच्चे हैं जिनमें आपको नजर आ गया ना, उन्होंने आपने आपको प्रूव कर दिया पोटेंशियल है, इन बच्चों को आगे सपोर्ट करना चाहिए और ये हुकूमती सतह का काम है कि इन बच्चों की आगे ग्रूमिंग पे, इनकी पढ़ाई पे, इनकी रिसर्च पे, इनकी एजुकेशन पे, इन्होंने जहाँ पढ़ना है दुनिया में इनको पढ़ाएं लिखाएं, बिकॉज ये वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान का एक्चुअल एसेट है। और इससे पहले आपको पता है ना, हमने बहुत लंबी एक्सटेंसिव बात एनवायरनमेंट के हवाले से भी की थी। मुझे लगता है ये वो नौजवान हैं जो अपनी किताबों पर प्लास्टिक कवर नहीं चढ़ाते होंगे, क्योंकि इनको समझ आती है कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के लिए क्या क्या चेंजेस हमें अभी से करनी होंगी। आई डोंट नो, आई फील लाइक दे मस्ट बी दोज काइंड ऑफ यू नो स्टूडेंट्स। ओह वेल, ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडे, इज इट? और 2 दिन रह गए हैं। द किड्स आर ऑलरेडी एक्साइटेड अराउंड अस। पाकिस्तान and not so kids also. पाकिस्तान की बर्थडे है ना हमारे घर में, अच्छा, एक वो बात है वाली, कि हाँ, पाकिस्तान of की course. बर्थडे आ रही है। सो यस, वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। Have a great day.